नमस्कार, मैं हूं प्रदीप डबास। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है सियासत दिस वीक। इस कार्यक्रम में हम हफ्ते भर में हुई सियासी गतिविधियों के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सूबे की सियासत का मिजाज क्या चल रहा है। हम बताने की कोशिश करेंगे कि राजनीति के भीतर की हवा किस ओर बह रही है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन के लिए यह हफ्ता बेहद महत्वपूर्ण रहा है। सरकार को करीब 20 महीने पूरे हो चुके हैं और ये 600 दिन पूरे होने पर चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता करने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली के लिए कूच कर गए। इससे पहले जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला भी दिल्ली होकर गए थे। दोनों दलों के नेताओं की दिल्ली दरबार में हाजिरी बढ़ गई है। इसकी वजह समझने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, समझने की कोशिश की जाए तो बेहद खास मानी जा सकती है। ये तीनों तस्वीरें, पहली तस्वीर 31 मई की है जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर इसी 11 जून की है। साझेदार जेजेपी के प्रमुख और सूबे के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे। तो तीसरी तस्वीर गठबंधन सरकार के 600 दिन पूरे होने की है, जब मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित करने के बाद सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। सियासत में उठाया गया हर कदम एक दांव होता है, हर बयान के कुछ मायने होते हैं और हर मुलाकात किसी मकसद के लिए की जाती है। सूबे की गठबंधन सरकार को चलते हुए करीब 2 साल बीत चुके हैं। दोनों दलों के नेता जानते हैं कि अब विधायकों को ठीक से एडजस्ट करना उनके लिए जरूरी हो गया है। यही वजह है कि मनोहर कैबिनेट में बदलाव की अटकलों के बीच दिल्ली में हरियाणा की सियासी गतिविधियां लगातार बढ़ते हुए देखी जा रही हैं। खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा सूबे के गृह मंत्री अनिल विज भी अचानक दिल्ली आ पहुंचे। उन्होंने भी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके बाद से मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की अटकलों को और हवा मिली है, क्योंकि मुख्यमंत्री का दिल्ली रवाना होने से पहले चंडीगढ़ में राज्यपाल से मुलाकात करके आना एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। मंत्रिमंडल फेरबदल या विस्तार की चर्चा और अनिल विज का दिल्ली में होना क्या कुछ सवाल भी खड़े नहीं कर रहा है? सियासी गलियारों की हवाएं साफ संदेशा दे रही हैं कि विज साहब ने होम बचाने के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली नाप दी। हालांकि मुख्यमंत्री और अनिल विज दोनों ही कैबिनेट विस्तार या फेरबदल की किसी भी बात से इनकार कर रहे हैं। साथ कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर भी पूरे प्रोसेस में एक्सपेक्टेशन से है या उम्मीद की जा रही है सर? देखिए, चर्चाएं तो आप लोग तेज करते हैं, मिल जाएगी। मंगलवार को जो तारीख बताई जा रही है मंगलवार को, ऐसा तो कुछ नहीं है सर? क्या प्रोग्राम है? बातचीत हो रही है? हमने तो कहीं सुना नहीं है, ना हमें मालूम। हमने तो कहीं सुना नहीं है, ना हमें मालूम। लेकिन दिल्ली आने से पहले मुख्यमंत्री का राज्यपाल से मिलना दोनों दलों के कुछ विधायकों के मन में आस का एक दीपक तो जला ही रहा है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। जेजेपी के कोटे से एक विधायक को मंत्री बनाया जाना है। वैसे मनोहर सरकार के पिछले कार्यकाल को देखें तो सिर्फ 1 साल के भीतर परफॉर्मेंस के आधार पर 2 मंत्रियों की कोठी और गाड़ी छीन ली गई थी। अभी भी मंत्रिमंडल में 2 पद खाली हैं, लेकिन एडजस्ट कई विधायक करने हैं। मतलब कामकाज का आकलन तो इस बार भी हो सकता है। ऐसे में कई मंत्रियों की सांसें फूली हुई भी दिख रही हैं। जननायक जनता पार्टी के विधायक मंत्रिमंडल में पार्टी के कोटे की बची हुई एक सीट लेने के लिए लगातार अपने नायक पर दबाव बना रहे हैं। इसलिए दुष्यंत चौटाला के दिल्ली दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैसे मंत्रिमंडल में बदलाव और विस्तार की स्थिति में 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्रियों की कुर्सी को खतरा भी हो सकता है। वैसे यह सियासत का ऊँट है। बाहर से देखें तो कहा नहीं जा सकता
कि किस करवट बैठेगा। लेकिन जो इसे साधना जानते हैं उन्हें इस ऊंट को अपने हिसाब से मनचाही करवट बैठाना भी आता है। जो ऐसा नहीं कर पाएंगे उन्हें फिर चंडीगढ़ से लौटकर अपने हलकों में ही बैठना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी, कहते हैं सियासत में अगर किसी चीज को टाला जाता है तो इसका मतलब निगाहें एक साथ दो या कई निशाने भेदने की ताक में होती है। मतलब सरकार के निशाने पर फिलहाल कोई ऐसी चीज है जिसे भेद लेने के बाद कैबिनेट फेरबदल को हर सूरत में जस्टिफाई किया जा सके। यही तो है राजनीति। सूबे की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के सामने इस वक्त कई ऐसे बड़े मसले हैं जिन्हें ठीक से हैंडल करने से पहले मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल पर विचार करना शायद कठिन होगा। हालांकि बीजेपी और जेजेपी के नेता लगातार दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन दिल्ली से चाहे वे कितनी भी ताकत ले लें, असली परीक्षा तो सूबे में ही होगी। सबसे बड़ी परीक्षा के तौर पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन से निपटना है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि इससे निपटने से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल या विस्तार से सरकार बचने की कोशिश में ही रहेगी। इसके अलावा सरकार चाहेगी कि पहले तमाम बोर्ड और निगमों के चेयरमैन के तौर पर कुछ विधायकों को एडजस्ट किया जा सके, ताकि जब कैबिनेट में फेरबदल या विस्तार की संभावना बने तो क्षेत्र और जाति के हिसाब से तमाम समीकरणों को साधा जा सके। प्रदेश में पंचायत, शहरी निकाय और एलनाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होना बाकी है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि सरकार कोई भी कदम उठाने से पहले विचार तो हर हालत में करेगी ही, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से सरकार के लिए एलनाबाद विधानसभा सीट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण पंचायत चुनाव होने वाले हैं और सरकार चाहेगी कि पहले इन तीनों से निपटा जाए। इतना तो तय है कि अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने इस तरह आलाकमान से लगातार मुलाकातें की हैं कि उससे एक संकेत जरूर जा रहा है कि दिल्ली दरबार में उनकी पकड़ लगातार मजबूत बनी हुई है और यही ताकत उन्हें अब कुछ विधायकों को बेहिचक मंत्री बनाने में भी मदद करेगी। लेकिन इसमें समय लगने की पूरी संभावना है। यह भी हो सकता है कि करीब 2 साल पहले दिवाली पर सरकार बनी थी तो दिवाली पर ही कुछ विधायकों के घर ज्यादा मिठाइयां बटें। किसान आंदोलन, निगम और बोर्डों के चेयरमैन की नियुक्ति, पंचायत और निकाय चुनाव और फिर एलनाबाद उपचुनाव। सूबे की सरकार अगर इन सभी से ठीक तरीके से निपट सकी तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री उस गाने की तरह आलाकमान को बता सकेंगे कि आगे पीछे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी, कृषि कानूनों के विरोध का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन सूबे में इस आंदोलन के इर्द गिर्द हो रही सियासत भी अच्छे से महसूस की जा सकती है। बीजेपी जहां आंदोलन से निपटने के लिए तमाम कोशिशों में जुटी है, वहीं कांग्रेस के लिए भी यह आंदोलन अब गले की फांस बन चुका है। राजनीति में बेबसी का आलम होता क्या है, यह इस वक्त कांग्रेस को देखकर महसूस किया जा सकता है। यह इस वक्त इनेलो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है और बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार की स्थिति को देखकर भापा जा सकता है। करीब 7 महीने का वक्त हो चुका है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा आंदोलन सरकार के लिए तो मुसीबत था ही, लेकिन इसका समर्थन कर रही कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल के लिए तो मानो यह गले की फांस बन चुका है। करे तो करे क्या वाली हालत। जी हाँ, गले की फांस जो ना निगलते बन रही है ना उगलते। नवंबर में बड़े स्तर पर कृषि कानूनों का विरोध शुरू हुआ तो राहुल गांधी
ट्रैक्टर पर सवार हो गए थे। लेकिन जून आते आते कांग्रेस नेताओं को कहना पड़ रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा राजनीति से बाज आए। यही तो सियासत का असली रंग होता है, जिसमें साथ सिर्फ हित साधने तक ही सीमित रहता है। राजनीति में आगे बढ़ना है तो विरोधी को परास्त करना ही एकमात्र मकसद होना चाहिए। सूबे में 2 बार से सत्ता से बेदखल चल रही कांग्रेस को कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन एक बड़े मुद्दे के तौर पर दिखा और आ गई पार्टी किसानों के साथ। लेकिन शायद कांग्रेस को मालूम नहीं था कि आंदोलन 26 जून तक भी खिंच जाएगा। जी, 26 जून यानी देश में आपातकाल की बरसी। अब संयुक्त मोर्चा ने सरकार के साथ साथ कांग्रेस को भी लपेट लिया और कर दिया ऐलान 26 जून को प्रदर्शन करने का, वो भी आपातकाल की बरसी पर। संयुक्त मोर्चा के नेताओं की नई रणनीति कांग्रेस के लिए मुसीबत साबित हो रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को तानाशाह बता दिया और सूबे के कांग्रेस नेता अब इस विरोध का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मोर्चे के लोग राजनीति से बाज आए। जब से संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 26 जून को प्रदर्शन की बात कही गई है, कांग्रेस नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफत में आंदोलनकारियों के साथ आए या फिर उनसे दूरी बनाकर रखी जाए, क्योंकि वे कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी गलती को याद करवाने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि अब कानूनों का विरोध तो किया जा रहा है, लेकिन आंदोलन के नेताओं को लेकर कांग्रेस कह रही है कि ये लोग अपना रास्ता भटक रहे हैं। वो गाना है ना, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। दूसरी ओर आंदोलन में तमाम अनैतिक कार्य होने का आरोप लगाने वाली बीजेपी को भी मानो एक मौका मिल गया। भाजपा ने कहना शुरू कर दिया कि आंदोलन सिर्फ कांग्रेस के उकसाने की वजह से इतना लंबा खिंच गया। किसान तो पहली बैठक में ही संशोधनों के लिए तैयार थे। इनेलो की स्थिति को लेकर भी सियासी गलियारों में अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आंदोलन जब अपने चरम पे था, दिसंबर जनवरी की सर्दी में भी इसकी आंच सीधे सरकार तक पहुंच रही थी, तो पार्टी के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला ने भी इसे सबसे बेहतरीन मौका समझा और आंदोलन के समर्थन में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। सियासत के जानकार कहते हैं कि जिस वक्त अभय सिंह ने इस्तीफा दिया था और उसी वक्त अगर सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कोई समझौता हो जाता तो निश्चित तौर पर इनेलो को इसका बेहद राजनीतिक लाभ मिलता। लेकिन अब तो जब भी उनकी सीट पर उपचुनाव होगा, अभय सिंह चौटाला को लोगों को याद दिलवाना पड़ेगा कि उन्होंने किसानों के हक में इस्तीफा दिया था। मतलब क्या कहे। रिपोर्ट जनता टीवी। इस हफ्ते यह सबसे बड़े मुद्दों में से एक कहा जा सकता है। मसला तो है सिर्फ एक कमीशन का चेयरमैन नियुक्त करने का, लेकिन इसे लेकर सफाई खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल को देनी पड़ी है। सफाई भी अपनी ही पार्टी के एक पुराने कार्यकर्ता की ओर से उठाए गए सवालों पर। आप भी जान लीजिए क्यों विवादों में आया राइट टू सर्विस कमीशन के चीफ कमिश्नर की नियुक्ति का मामला। देखिए, एसीएस जो होता है ना, वो इस पद से भी बड़ा काम है। अगर वो इतने साल से एसीएस रह गए हैं तो फिर यहां भी बन सकते हैं। जो स्टेटस उनका एसीएस के नाते था वो आज भी है, जो स्टेटस रिपोर्ट्स का उस समय था वो आज भी है। कहीं भी कोई बात आगे आएगी तो उस समय मिलकर के अपने आप संभाल लेंगे हम। कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें कोई गड़बड़ होने वाली।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान आपने सुना। आप इसे सफाई कहिए, बयान कहिए या फिर एक नियुक्ति को लेकर उठे विवाद को समाप्त करने की कोशिश कहिए, लेकिन यह विवाद तो उठा है। मुद्दा है भी बड़ा, लेकिन सुलझ इसलिए नहीं सका क्योंकि इसमें सत्ताधारी दल बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों खुश हैं। अब आप कहेंगे कि दोनों खुश हैं तो फिर यह मुद्दा कैसे हुआ? इसे समझने के लिए पहले आपको कुछ ट्वीट और फेसबुक पोस्ट दिखाते हैं। जिस शख्स की यह पोस्ट आप देख रहे हैं वो बीजेपी के पुराने और जाने माने कार्यकर्ताओं में से एक है। वे सवाल उठा रहे हैं राइट टू सर्विस कमीशन के चीफ कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर। दरअसल सरकार ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी टीसी गुप्ता को राइट टू सर्विस कमीशन का चीफ कमिश्नर लगाया है और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें शपथ दिलवाई है। मैं टीसी गुप्ता, सेवा का अधिकार आयोग हरियाणा में मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया हूं। भगवान के नाम से शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। यह वही टीसी गुप्ता है जिनके खिलाफ मानेसर जमीन घोटाले का आरोप है। खास बात यह है कि सीबीआई ने हाल ही में अपनी स्टेटस रिपोर्ट में टीसी गुप्ता को आरोपी बताया है। सीबीआई का कहना है कि उनके खिलाफ जांच चल रही है। टीसी गुप्ता को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेहद करीबी माना जाता है। यही वजह है कि बीजेपी के गुरुग्राम से एक वरिष्ठ कार्यकर्ता कुलभूषण भारद्वाज ने इस नियुक्ति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इसके बाद खुद मुख्यमंत्री को इसे लेकर सफाई देनी पड़ी। मैं सरकार के खिलाफ नहीं, मैं जो सरकार की गलत नीतियां हैं मैं उसके खिलाफ। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जो चाल और चेहरा है मैं उसके अनुरूप काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। हमने जो संघर्ष किया, हमने संघर्ष किया भ्रष्टाचार के खिलाफ, हमने संघर्ष किया उस समय की सरकार के खिलाफ जो जनहित के खिलाफ कार्य कर रही थी। तो हमें इस बात की पीड़ा है कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ते लड़ते पिछली हमने सरकार बनाई, अब दूसरी सरकार हमारी आ गई और हम तीसरी सरकार बनाने के भी हम जो है पूरी तरह आशावादी हैं कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार भी 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार बनेगी। वो कब बनेगी? जब जिस जंग को लेकर हमने लड़ाई लड़ी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो तब बनेगी। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। जिस व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो व्यक्ति सीबीआई की एफआईआर के अंदर जिसका नाम अंकित है, ऐसे व्यक्ति को और आप चेयरमैन के पद से नवाज रहे हो, तो ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी चाल और चेहरा है ये उस पर भी एक कुठाराघात है। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को दरकिनार कर उन्हें राइट टू सर्विस कमीशन का कमिश्नर नियुक्त करने वाली कमेटी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ मानेसर लैंड स्कैम के मुख्य आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष के तौर पर शामिल थे। मानेसर लैंड स्कैम के वक्त टीसी गुप्ता कंट्री एंड टाउन प्लानिंग विभाग के निदेशक होते थे। सवाल सिर्फ नियुक्ति को लेकर नहीं है, बल्कि सियासत के जानकार इसमें कहीं आगे की बात सोच रहे हैं, देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या कोई फ्रेंडली मैच खेला गया है। पूछा जा रहा है कि प्रदेश की जनता कहीं कोई नूरा कुश्ती तो नहीं देख रही है। राजनीति के विद्वान अब दीपेंद्र हुड्डा के राज्यसभा के लिए हुए चुनाव को भी याद करने लगे हैं। कहीं कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है, वरना जिन्हें जेल भेजने की तैयारी चल रही थी उन्हें चेयरमैन का पद, मतलब टीसी गुप्ता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उसी गीत की तरह कह रहे होंगे कि तेरा
ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी, सियासत दिस वीक के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे सूबे की तमाम सियासी गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी प्रदीप डबास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।